ब्लू स्ट्रैगलर क्लस्टर की तस्वीरों को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि यंग दिखने वाले ज्यादातर स्टार्स मर चुके स्टार्स के बचे हुए टुकड़ों के साथ बाइनरी पार्टनरशिप्स में थे और शायद उनकी गैस को इन्होंने सक कर लिया था। तो मूवीज में वैम्पायर्स लगातार यंग इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वो इंसानों का खून चूसते हैं, और यहाँ ये ऐसे स्टार हैं जो दूसरे स्टार से गैस और मटेरियल छीनकर यंग बने रहते हैं। गैस ही वो फ्यूल है जिसकी वजह से सभी स्टार्स जलते हैं और नई गैस मिलने से किसी स्टार में फिर जान पड़ जाती है। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि किसी स्टार को गैस सक करने वाला वैम्पायर बनने के लिए अपनी लाइफ एक क्लोज ऑर्बिटिंग बाइनरी पेयर में शुरू करनी पड़ेगी। अगर दो स्टार्स एक दूसरे की ऑर्बिटिंग कर रहे हों, जो कि यूनिवर्स में बहुत ही आम बात है, तो ज्यादातर केसेस में उनका मास एक सा ही होगा। ज्यादा मास वाला ज्यादा तेजी से इवॉल्व करेगा और जैसे जैसे एज बढ़ने के दौरान ये इवॉल्व करता जाएगा, इसका साइज बढ़ेगा और इतना बड़ा हो जाएगा कि इसकी आउटर सरफेस इसके पार्टनर स्टार के इन्फ्लुएंस के ग्रेविटेशनल रीजन के कांटेक्ट में आ सकती है। तब छोटा स्टार एक वैम्पायर बन जाता है। ये अपने बड़े पार्टनर से गैस वाली उसकी बाहरी लेयर सक कर लेता है। इस वजह से ये ज्यादा गर्म होता जाता है और इसका रंग भी ब्राइट ब्लू हो जाता है। दूसरे स्टार की एनर्जी खत्म हो जाती है और तब बिना जान वाले स्टार को एस्ट्रोनॉमर्स व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन किसी अच्छी हॉरर मूवी की तरह इस मर्डर मिस्ट्री में भी एक ट्विस्ट है, एक्सप्लोडिंग ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत तरह की कहानियां हैं, जैसे कोई मरा हुआ इंसान फिर लौटकर खुद को मारने वाले से बदला ले। स्टार्स के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। ब्लू स्ट्रैगलर बढ़ती उम्र के साथ साथ इतना बड़ा हो जाता है कि मरा हुआ व्हाइट ड्वार्फ वैम्पायर से अपनी गैस वापस चुराने लगता है। डेड स्टार फिर से जिंदा होकर एक एक्सप्लोडिंग ज़ॉम्बी बन जाता है। जैसे जैसे मटेरियल जमा होता जाता है, ये ज्यादा गर्म होता जाता है और हाइड्रोजन की जबरदस्त क्वांटिटी पाइल अप होती जाती है। और अगर इसकी गर्मी और प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ते हैं, तो ये किसी प्लैनेट के साइज जितना एक हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाता है और फिर ये स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। ये स्टार्स बदला भी ले सकते हैं। जब ज़ॉम्बी फटता है तो ये अपनी गैस सक करने वाले वैम्पायर की जान ले लेता है। कई डेकेड से एस्ट्रोनॉमर्स उन कई छोटे छोटे डेड व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स को देखकर हैरान होते आए हैं जिन्हें वो रात में एक्सप्लोड होते देख रहे हैं। लेकिन अब इसका एक एक्सप्लेनेशन मिल गया है। हमारी गैलेक्सी वैम्पायर्स और एक्सप्लोडिंग ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। तो इससे हमारी बाकी गैलेक्सी के बारे में क्या पता चलता है? हमारी गैलेक्सी के बहुत सारे स्टार्स खुद हमेशा यंग बने रहने के लिए अपने फ्रेंड्स से लाइफ चुराते रहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स मरते वक्त एक बहुत ही खास तरह का धमाका करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन्हें नाम दिया है टाइप 1A सुपरनोवाज। ये लाइट शोज बहुत खास हैं क्योंकि इनमें से हर एक की ब्राइटनेस करीब करीब एक सी ही होती है और इनकी इस प्रिसाइज ग्लो की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स की मैपिंग के लिए इन्हें यूज करते हैं। यूनिवर्स को समझने के लिए टाइप 1A सुपरनोवा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं। रीजन ये है कि एक्सप्लोजन के दौरान इनका मास एक सा ही रहता है, यानी इनकी ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं आता। हम इन्हें करीब 10% के आसपास तक कैलिब्रेट कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस को मेजर करने की, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ब्राइटनेस के बारे में जानते हैं तो उस ब्राइटनेस के बल पर हम उसकी दूरी का भी पता लगा सकते हैं। किसी सुपरनोवा से दोगुनी दूरी पर मौजूद एक दूसरे सुपरनोवा की चमक 1/4 होगी। इस रूल को इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स डिस्टेंट गैलेक्सीज की दूरी को उनमें मौजूद टाइप 1A सुपरनोवाज पर नजर डालकर नाप सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा बताते रहते हैं कि ये गैलेक्सी 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, ये गैलेक्सी 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हम ये कैसे जान पाते हैं? आपको एस्टिमेट लगाना होता है और इसके लिए कोई कॉस्मिक रूलर मौजूद नहीं है। टाइप 1 सुपरनोवी की ब्राइटनेस एक सी ही रहती है और हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। किसी सुपरनोवा से आने वाली लाइट को मेजर करके आप ये जान सकते हैं कि ये कितनी दूर होगा। तो हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमर्स आखिर में यूनिवर्स के ट्रू स्केल को मेजर करने के लिए ज़ॉम्बी और वैम्पायर स्टार्स को थैंक्स कहें। शायद वैम्पायर्स के पैदा होने और मरने की वजह से ही हमें आज ब्लू स्ट्रैगलर्स नजर आते हैं।
लेकिन शायद इससे ये भी पता चले कि हम यहाँ क्यों हैं। यूनिवर्स में बिना डेथ के लाइफ मुमकिन ही नहीं है। सुपरनोवी के बिना प्लैनेट्स या लोगों जैसी कोई चीज बनाने लायक मटेरियल्स मिलेंगे ही नहीं। तो एक तरह से ये वैम्पायर्स और ये ज़ॉम्बीज हमारे पेरेंट्स हैं। ये वैम्पायर स्टार्स गैस को इन बाइनरी सिस्टम्स में ट्रांसफर करते और निकालते रहते हैं। इससे शायद स्टेलर एक्सप्लोजन्स हुए हों और लाइफ बनाने वाले ब्लॉक्स पूरे यूनिवर्स में पहुंचे हों। हमारा होम स्टार सन एक बाइनरी पेयर में नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बात हमें कॉस्मिक वैम्पायर्स से सेफ रखती है, तो ऐसा नहीं है। नए ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक कुछ वैम्पायर्स उड़ भी सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम के पास से उड़ता कोई ऐसा वैम्पायर अर्थ को खत्म कर सकता है हमेशा के लिए। यूनिवर्स किसी घड़ी की तरह सही सही चलता है। मून्स प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं और प्लैनेट्स स्टार्स का, और स्टार्स हमारी गैलेक्सी के सेंटर में घूमते रहते हैं। सब कुछ सही जगह पर एक ऑर्डर में और स्टेबल लगता है, लेकिन कुछ किलर स्टार्स इसके रूल को नहीं मानते। कभी कभार आसमान में कोई चीज हमें बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जाती नजर आती है, तो ऐसा स्टार वहाँ पहुँचा कैसे? पिछले डेकेड में साइंटिस्ट्स ने ऐसे सैकड़ों अकेले स्टार्स देखे हैं जो हमारी गैलेक्सी में बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह घूमते रहते हैं। साइंटिस्ट्स ने इन्हें नाम दिया है रनअवे स्टार्स, क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड्स पर ट्रैवल कर सकते हैं। हम ऐसे स्टार्स की बात कर रहे हैं जो किसी रॉकेट से भी हजारों गुना तेज जा सकते हैं। हाइपर वेलोसिटी वाली कोई भी चीज डेंजरस होती है, और हाइपर वेलोसिटी स्टार तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। हॉट गैस की ये बॉल 1 मिलियन माइल्स चौड़ी है और हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड से गुजर रही है। रनअवे स्टार्स तो बिना डायरेक्ट हिट किए भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका हमारे सोलर सिस्टम की आउटर लिमिट्स में आना भी अर्थ को तबाह करने के लिए काफी होगा। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी सिचुएशन में कोई स्टार हमारे ज्यादा पास आ जाए, क्योंकि उससे प्लैनेट के ऑर्बिट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। किसी गुजरते स्टार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे ज्यादा पास आने की भी जरूरत नहीं है। कॉमेट्स का एक ऐसा बड़ा ओट क्लाउड हमारे पास मौजूद है जो सन से 2 लाइट ईयर्स जितना दूर है। अगर कोई स्टार उसके पास से भी गुजरा तो हम पर कॉमेट्स की बर्बाद करने वाली बारिश होने लगेगी। उस सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स या तो डिसरप्ट हो जाएंगे या फिर उस स्टार से टकरा जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसके बाद कोई सोलर सिस्टम बचेगा ही नहीं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन रनअवे स्टार्स के पाथ्स को ट्रेस किया और पता चला कि उनमें से कई गैलेक्टिक सेंटर में थे। हमारी गैलेक्सी के बीच में हमें ऐसे कई स्टार्स दिखते हैं जो सेंट्रल ब्लैक होल के आसपास की ऑर्बिट में फंस गए हैं। इनमें तो नाराज बीज के किसी हाइव जैसी हलचल हो रही है। ये स्टार्स एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करते हैं और कभी कभी एक दूसरे को गैलेक्सी के पार फेंक भी देते हैं। ज्यादातर रनअवे स्टार्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ये गैलेक्टिक सेंटर से सीधे स्पेस की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसे रनअवे स्टार्स अर्थ के काफी नजदीक भी नजर आते हैं। ईयर 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स को अर्थ से सिर्फ 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक रोग स्टार नजर आया। इस स्टार की ट्रेजेक्टरी और कॉम्पोजिशन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक स्टार है SDSS J1128, और ये अजीब है। ये अजीब इसलिए है क्योंकि एक तो ये गैलेक्सी में बहुत तेजी से मूव कर रहा है। ऑर्बिट में होता तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। किसी चीज ने इसे जोरदार किक मारी है। पर साथ ही इसमें कुछ और भी अजीब बात है। ये स्टार काफी कुछ सन जैसा है, लेकिन इसमें काफी कार्बन है, और ये बात अजीब है। सन जैसे स्टार्स सिर्फ अपनी लाइफ साइकिल के आखिर में ही कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जब ये रेड जायंट्स बनने जितने बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये स्टार अपने रेगुलर लाइफ टाइम में अपनी हाइड्रोजन बर्न कर रहा था और कार्बन से कवर्ड था, तो इससे क्या हुआ?
साइंटिस्ट्स को अब लगता है कि कार्बन से भरा ये रनअवे स्टार एक वैम्पायर होगा जो अपने से कहीं बड़े सुपर जायंट स्टार के साथ एक बहुत ही क्लोज लेकिन बहुत फास्ट बाइनरी पार्टनरशिप में लॉक होगा। वैम्पायर ने अपने इस बड़े से पार्टनर से कार्बन रिच गैस सक कर ली होगी, लेकिन ये रेड सुपर जायंट इसके लिए तैयार नहीं होगा और फटकर एक बड़ा सुपरनोवा बन गया होगा। ब्लास्ट की इस फोर्स ने वैम्पायर को हिट किया होगा, लेकिन बहुत तेज ऑर्बिट स्पीड होने के कारण ये कार्बन वाला स्टार स्पेस में बहुत दूर तक उछल गया होगा। ये दो स्टार्स एक दूसरे के चारों तरफ बहुत तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। जब इनमें से एक फटता है तो उसका ज्यादातर मास कम हो जाता है और साथ ही साथ ग्रेविटी भी। इसमें लोअर मास स्टार से चिपके रहने लायक ग्रेविटी नहीं है, तो ये आसपास घूम रहे हैं। एक स्टार फटता है और दूसरा स्टार उछलकर गैलेक्सी में पहुंच जाता है और बस सारी बात समझ में आ जाती है। इसे कार्बन मिला है हाई मास स्टार से। हाई मास स्टार एक्सप्लोड हुआ जिससे लोअर मास स्टार बहुत तेज स्पीड पर बाहर की तरफ उछल गया।